अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर बहस करेंगे, लेकिन एक जो इशू है जो कि केनाल्स का इशू है जिस पर गुफ्तगू होती आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला किसी एक तरफ जो है वो नहीं बैठ रहा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी इन इशूज़ पर आमने सामने नज़र आ रही है। आज बिलावल साहब का जलसा और पीपल्स पार्टी की जो लाइन है, पार्टी लाइन है, वो आपके सामने है। अब भी जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर रही है और कह रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने केनाल्स मंसूबे की मंजूरी दे रखी है और उनका आशीर्वाद हासिल है। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ आज भी सिंध के अंदर जो बबरलो बाईपास है वहाँ पर वकला का एहतजाज जारी है और आज पंजाब और सिंध के दरमियान जो ट्रैफिक है वो भी मुअत्तल है। लेकिन हुकूमत ने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की करारदाद हो, एहतजाज हो या फिर सिविल सोसाइटी का जो एहतजाज का मामला हो वो हो, उन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत इस मामले पर बज़िद है कि जो केनाल्स मंसूबा है वो किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। और हमने हाल ही में देखा कि अडयाला जेल में मुलाकातों का मामला जब सामने आया और वहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई और उन रहनुमाओं को बाद में छोड़ दिया गया, तो उसके बाद पीपल्स जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से भी कुछ ख़बरें जो हैं वो सामने आईं। लेकिन एक तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि इमरान खान साहब को सियासी जमातों के साथ बात करना होगी, तो दूसरी तरफ अब अहम फैसला हुकूमत का ये भी सामने आ रहा है कि हुकूमत ने मुशावरत शुरू कर दी है इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने का। और इस हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक जो वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ हैं, उनके मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ जो मिलिट्री ट्रायल हैं उन तमाम केसेस का जायज़ा ले रही है कि कैसे किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। फिर एक और अहम पेशरफ्त है कि वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में पाकिस्तान का वफ़द जो है वो अफ़गानिस्तान का दौरा करने जा रहा है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वज़ीर ख़ारजा साहब के दौरे के हवाले से। हमने देखा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल हो तो अफ़गानिस्तान का जो नाम है वो लिया जाता है। हाल ही में हमने देखा कि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने भी फैसला किया था कि वो भी अफ़गानिस्तान का दौरा करेगी, एक वफ़द जो है वो जाएगा। अब ये जो दौरा है हुकूमत का, डार साहब अगर जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है इस दौरे से? मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का इशू इस हुकूमत ने इतनी बुरी तरह मैन हैंडल किया है, मिस हैंडल किया है कि इससे रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। जो अफगानिस्तान का इशू है, जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर का इशू है, उसमें बलोचिस्तान के कुछ इलाके और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि उसका तो सारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। जिस तरीके से अफगान रेफ्यूजीज की रिटर्न का मामला जो है वो हैंडल किया जा रहा है, वो आई एम सॉरी, वो पाकिस्तान की वकार, पाकिस्तान ने जो ग्रेस दिखाई है 40 साल 45 साल अफगान रेफ्यूजीज को होस्ट करते हुए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान एथनिक और मजहब की बिना पर जो ताल्लुकात हैं उस सब के अगेंस्ट जाता है। और अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर होगी, और वो इतनी कमजोर होगी जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, फॉर्म 47 के फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा जो है वो एथनिक और फाइनेंसेस चलाने का शौक हो, तो फिर उसका नतीजा ये मुल्क भुगतेगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन झगड़ा साहब, अब चले अडयाला जेल का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन अब बीच में हुकूमत कह रही थी कि सियासी जमातों से आप बात करें, बात आपको सियासी जमातों के साथ ही करनी पड़ेगी। लेकिन अब हुकूमत का ये भी फैसला आ रहा है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है वो उस हवाले से मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया और मुख्तलिफ केसेस का जायज़ा लिया जा रहा है। तो ये सूरत हाल फिर किस तरफ जाएगी अगर हुकूमत इस तरफ जाती है? तो नादर, इशूज को छोड़ेंगे नहीं। अडयाला का जिक्र बाद में नहीं करेंगे। अच्छा। इस मुल्क का कानून अडयाला में फॉलो नहीं हो रहा। जो आईन, कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकात का राइट है, जब तक वो राइट है, उसका आपका, मेरा, हर अखबार का, हर चैनल का, हर सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव का, हर पाकिस्तानी का पूछना बनता। अगर हुकूमत ने आए बाएं शाएं करनी है तो आए बाएं शाएं करे। कल परसों कहा गया था कि हार्ड स्टेट वो होता है जहां पे हर इदारा, हर डिपार्टमेंट, हर सब डिपार्टमेंट आइन और कानून को फॉलो करे।
तो ये पंजाब जेल डिपार्टमेंट और अडियाला जेल के इंतजामिया से ही शुरू करें, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को बड़ा सॉफ्ट स्टेट बना रहे हैं। तो आपके मुताबिक झगड़ा साहब मुदाखलत कौन कर रहा है, रुकावट कौन है मुलाकातों में आपके मुताबिक? यार रुकावट कौन है? सबसे पहले वहां पे वो जेल इंतजामिया, उसके पीछे जो लोग वहां पे बैठे, मैं उनका नाम लूं तो आपका चैनल ही म्यूट हो जाएगा। वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के साथ अगेन जो उनके पीछे इस हाइब्रिड हुकूमत में, आप रियलिटी और परसेप्शन दोनों देख। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने जो है वो हर चीज का मलबा अपने बजाय जो उनके परसीव पार्टनर्स हैं उन पे डाल दिया। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन है। तो डिफेंस इस तरह की आ रही है, मैं मिसाल दूं, कल मेरे साथ एक चैनल पे एक डिफेंस एनालिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा था कि फैमिली और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इमीडिएटली कहा कि ये वैसे ताजुब की बात नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि फैमिली और सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए। इशारा ये था कि अलीमा खान साहिबा अंदर जाती हैं और वो सियासत में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आप तो पूरी हुकूमत लाए हैं दो पार्टियों की, जहां पे फैमिली और सियासत अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जी तक मिक्स्ड ही मिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन झगड़ा साहब एक सवाल मैं आपके सामने जरूर रखूंगा कि एक लिस्ट है वो पीटीआई की जानिब से दी जाती है, जैसे आप रुकावट का जिस तरफ आपने इशारा किया कि ये लोग रुकावट हैं, एक लिस्ट आप देते हैं, उस लिस्ट में दीगर नाम शामिल किए जाते हैं, वो लोग अंदर चले जाते हैं, बाकियों को रोक दिया जाता है। एक तो ये बताएं कि फिर जो अंदर जाने वाले लोग हैं उनको किनका आशीर्वाद हासिल है? दूसरा, शानदाना गुलजार साहिबा कह रही हैं कि 10 माह से वो अदालत के अहकामात होने के बावजूद खान साहब से उनकी मुलाकात वकला, आपके अपने वकला नहीं करवा पा रहे, लिस्ट में नाम नहीं डाला जाता। तो फिर ये कसूरवार कौन होगा कि लिस्ट दी जाती है, कुछ लोग चले जाते हैं, किसका नाम शामिल नहीं किया जाता? नहीं, तो ये लिस्ट का फैसला जेल के इंतजामिया ने तो नहीं करना ना। नादर, इस सवाल का जवाब मेरा देना बनता ही नहीं। जहां तक इस चीज की बात है कि कसूरवार कौन है, कसूरवार और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हों की है जिन्होंने जेल में अंदर छोड़ना है। और अगर वहां पे जेल का स्टाफ ये कह रहा है कि पीछे पे हमसे पर किसी और का प्रेशर है, वो भी जिम्मेदारी अल्टीमेटली उनकी बनती है। अदालत के अहकामात हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, वो जिम्मेदारी जेल की इंतजामिया की भी बनती है, अदालतों की भी बनती है कि वो अपने रिट को जो है वो एग्जीक्यूट करें। जब सुप्रीम अदालतें जो है वो अपने रिजर्व सीट्स के फैसलों को इंप्लीमेंट नहीं कराएंगी, अल्टीमेटली ये होगा आपका सारा निजाम जो है वो बिल्कुल कैपिचुलेट कर देगा। सिर्फ शानदाना गुलजार बीबी नहीं है, हम सब के आपको याद होगा, मैं 5 हफ्ते जो है वो ऑफिशियल लिस्ट पे होने के बावजूद 5 हफ्ते गया। जैसे कल उमर अयूब खान, अलीमा खान, खान साहब की बाकी बहनें, बाकी हमारे लीडरान गए, उनको जो है वो ले जाया गया। ये पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है, इसमें मुझे कोई जवाब नहीं देना। पार्टी के इंटरनल जो मामलात हो उसमें बहुत कुछ गलत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जेल में जेल मैनुअल फॉलो हो। देयर आर नो इफ्स, देयर आर नो बट्स अबाउट दिस। लेकिन झगड़ा साहब, ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात जिसकी आप लोग डिनाई करते रहे कि कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अब आप नहीं समझते कि इख्तलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं? फिर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहां पर एहतसाब जो है वो अपने मामलात हल करने के बजाय जो अपने पार्टी के लीडर्स हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं, स्पीकर सूबाई असेंबली शामिल हैं, उनके एहतसाब की बातें हो रही हैं। तो इसका रिजल्ट फिर आप नहीं समझते कि पार्टी खुद कमजोर होगी, वो इस्लामाबाद चैप्टर हो या सूबाई चैप्टर हो? ये सवाल यहां तक जायज है और मैं नादर ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स इस बात को बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और उसकी कॉस्ट हम पे कर। जो इतनी बड़ी सैक्रिफाइस इमरान खान अदा कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी सैक्रिफाइस इतने ज्यादा हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स, यास्मीन राशिद साहिबा जो अभी भी कोट लखपत जेल में अदा कर रहे हैं, अदा कर चुके हैं, ये उन सब के साथ ज्यादती है। हम कहते हैं कि हमारा मिशन है पाकिस्तान को ठीक करना। वी हैव टू राइज अबव दीज डिफरेंस, इनसे हमें बढ़ना। ये आपकी तनकीद, इसको अभी मैं डिनाई करने की पोजीशन में नहीं हूं। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, ये सवाल मेरे से करना नामुनासिब है क्योंकि ऑब्वियसली एक कंट्रोवर्सी में मैं भी रहा,
तो ना जो है वो शायद ये जायज़ है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का स्पोक्स पर्सन बनूं, ना जो है वो ये जायज़ है कि मैं अपने कॉलीग्स पे कोई ज़ाती बात करूं। हाँ, ये मैं सारी मीडिया को ऑफर कर सकता हूं कि जो मेरे पे इल्जामात लगे, मैंने उनको और अपने जवाबात को इसलिए पब्लिक किया कि मेरे पास छुपाने का कोई नहीं है, और मैं ये चाहता था कि जो मेरे पे इल्जामात जो भी लगाए कि वो पब्लिक डोमेन में हो, इट इज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और अभी भी मेरी ऑफर है आपको, किसी को मेरे ऊपर, इन द टाइम दैट आई स्पेंट एज मिनिस्टर, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये आपका हक है कि आप मेरे से जो भी सवाल जो है वो पूछिए और मैं उसका जवाब दूं। इसलिए वो 24 सवाल हुए थे और 24 सवाल के जवाब मैंने पब्लिक डोमेन में इसीलिए रखे। ठीक है, लेकिन मैं अपने कॉलेज के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं बस ये जरूर कहूंगा कि ये बात ठीक है, हमें एक दूसरे से शादियां नहीं करनी, हमें इमरान खान का मिशन सॉल्व करना है। उसके लिए हमें अपने डिफरेंसेस जो है वो साइड पे रख के एक साथ काम करना होगा। हाँ, लेकिन झगड़ा साहब, एक चीज, एक आखिरी सवाल होगा। ये जो मिनरल्स एक्ट है, इसको अगर आप देखें तो पहले पीटीआई इसको ओन कर रही थी और बाद में जब इस पे मुखालफत सामने आई तो उसके बाद कहा गया कि खान साहब ने भी रोक दिया है, गंडापुर साहब ने भी इसको रोक दिया। ये बिल अब कामरान मुर्तज़ा साहब हों, वो कहते हैं कि ये वफाक ने ड्राफ्ट भेजा है। आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे बतौर पीटीआई रहनुमा कि ये ड्राफ्ट सूबाई हुकूमत का है या वाकई वफाक चाहता है कि ये बिल मंजूर हो? नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं अगेन, क्योंकि इस पे मेरे व्यूज और मेरी सजेशंस बिल पे भी पब्लिक हैं और मैं अलीमा खान साहिबा की व्यू को एंडोर्स करता हूं, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो है वो बताना जरूरी है। और इस पे मैं 1-2 मिनट इसलिए मांगूंगा नादर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू। सर बस 2 मिनट होंगे अगर आप उसमें ये बता सकें। नंबर 1, एक ड्राफ्ट वफाक से आया, इसमें कोई शक नहीं। वो उसका जो कवरिंग लेटर है और वो ड्राफ्ट वो पब्लिक डोमेन में, वो चारों सूबों को गया, चारों सूबों को डायरेक्ट किया गया फेडरल माइंस अथॉरिटी के डीजी से कि ये ड्राफ्ट मुशावरत के बाद बने, ये आप कानून बनाए। ये काम गलत है, ये वफाक का 18वीं तरमीम के बाद काम नहीं है। सूबाई हुकूमत कहती है कि उसमें हमने, उस ड्राफ्ट में हमने तरमीम किए, ये बात सही है, उन्होंने किए होंगे। मुझे इस पे शक करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अच्छी नीयत से किए होंगे। मेरे ख्याल में उनको इस बात पर पर्दा नहीं डालना चाहिए था कि वफाक से एक ड्राफ्ट आया जो वहां पे कुछ मिनिस्ट्रान ने डालने की कोशिश की, लेकिन कि उन्होंने खुद अच्छी नीयत से जो है वो ड्राफ्ट को बेहतर करने की कोशिश की होगी, उसमें कोई शक नहीं। रेजिस्टेंस क्यों आती है? रेजिस्टेंस अल्टीमेटली इसलिए आती है कि इस वफाकी निजाम पे किसी को भी जो है वो ट्रस्ट नहीं है, एतमाद नहीं है। और उसकी मैं आपको 3 मिसालें देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल्स बिल, बलोचिस्तान में जो पॉलिटिकल मूवमेंट को क्रश किया जा रहा है, सिंध में कनाल्स का इशू, जहां पे पीपल्स पार्टी, ये बात सच है कि जरदारी साहब ने उसको सपोर्ट किया, साइन किया, लेकिन सिंध के अवाम नहीं मान रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को शक और शकूक है। बलोचिस्तान में डंडे की जोर पे उनके गिले आप नहीं खत्म कर सकते, उनको हमें को ऑप्ट करना है, वापस नेशनल दायरे में लाना है। और ये काम तभी होते हैं जब एक अनरिप्रेजेंटेटिव हुकूमत होती है जो कि फीडबैक को समझती नहीं है कि पब्लिक फीडबैक आती है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक जो है वो हो सकता है। चल ठीक है तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, तैमूर झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की जो कामरान मुर्तज़ा साहब कर रहे थे कि ये ड्राफ्ट जो है वो सूबाई हुकूमत का नहीं बल्कि ये वफाक का है। ये उन्होंने एक तस्दीक की है और ये अहम बात है कि जो सूबाई हुकूमत या ख़ास तौर पर पीटीआई पहले कह रही थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल है, अब ये जो तनकीद सामने आई तो उसके बाद अब ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि ये ड्राफ्ट वफाक की जानिब से सूबाई हुकूमत को दिया गया था। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, तैमूर सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ रहा है मिलिट्री ट्रायल के हवाले से या जो केनाल्स के इशू पर, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनानुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि हाल ही में हमने देखा कि हुकूमत खुद
पीटीआई को ये मशवरा दे रही थी कि उनको सियासी जमातों के साथ बात करना होगी, इस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी। लेकिन अब हुकूमत का ये भी फैसला सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है उस पर मुशावरत जो है वो शुरू कर दी गई है और मुख्तलिफ केसेस का जायज़ा लिया जा रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में फिर आप समझते हैं कि कोई सियासी इस्तेकाम आएगा या बात आगे बढ़ सकेगी पीटीआई के साथ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि जो ये बानी पीटीआई हैं, इनकी जो मतलब कि कंडक्ट है वो सारे पाकिस्तान के सामने है। अगर उनके कंडक्ट में कोई तब्दीली आई हो, कोई मतलब कि कोई ऐसी बात उन्होंने की हो जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो या इंतशार उसमें ना हो, तो फिर तो समझ में आती है, वरना अदरवाइज तो आप मुझे बता दें। कहते हैं ये जो सारी एक्टिविटी हुई थी, ये जो जनरल फैज़ साहब जो करते रहे इस मुल्क में पिछले कई साल, जनरल बाजा, जनरल फैज़ और ये साथ मौजूद मिले हुए थे, तो वो किसी के ऊपर तो जिम्मेदारी उसकी आती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब कि सबको जो है वो मतलब कि आप कितनी दफ़ा आप क्लीन चिट देंगे, कितने लोगों को देंगे। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया इस चक्कर में, तो ये कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अफनान साहब, फिर आपको याद होगा कि पहले मियाँ साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ासतौर पर बाजवा साहब के हवाले से। फिर आपने भी एक हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि उनका भी एहतसाब होगा, लेकिन अब सवाल उठता है कि जनरल फैज़ साहब के हवाले से तो बात की जाती है, बाजवा साहब के हवाले से फिर मुस्लिम लीग नून के जो वो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए हैं, या आप समझते हैं कि बाजवा साहब के मामले पर आपने समझौता किया है या उस मामले को आप टेकअप नहीं करना चाहते? देखिए, ये मामला जो है वो मतलब कि इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गया है। ये मामला जो है इसको ये अभी मुनासिब शायद वक्त ना हो इसके लिए, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम इसको ज़ाहिर है वापस इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुल्क में दहशतगर्दी फैली हुई है, इसके पीछे इसका आर्किटेक्ट जो है वो जनरल बाजवा है, और जो प्रोजेक्ट इमरान खान के आर्किटेक्ट भी है कहते हैं जनरल बाजवा थे। तो जाहिर है फिर ये जो काम उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। ये कब तक इस मुल्क में इस तरह होता रहेगा कि कोई जवाबदेही नहीं होगी? आप मुल्क को तोड़ दें, आप मुल्क की धज्जियां बखेर दें, आप अपनी जाती दिहाड़ियां लगाते रहें और आप फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ कुछ होगा भी नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जनरल फैज़ का तो ट्रायल तकरीबन मुकम्मल है, वो तो आ जाएगा कुछ दिनों में, उसका जो भी मामला है कुछ हफ्तों में। तो बाकी ट्रायल मुकम्मल हो गया जनरल फैज़ साहब का? हाँ जी, जनरल फैज़ साहब का ट्रायल मुकम्मल हो गया, फैसला आना है अब? जी, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ हफ्ते ही लगेंगे, ज़्यादा इससे टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन अब ये जो अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल है अफनान साहब, उसमें आपके सेनेट के जो कोलीग हैं, अपोजिशन लीडर साहब हैं, वो जाते हैं मुलाकात करने के लिए, एक लिस्ट दी जाती है, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के हों उनको वहाँ से उठाया जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि अदालती अहकामात होने के बावजूद, एक लिस्ट होने के बावजूद, मुलाकातों में मुदाखलत या रुकावट कौन बन रहा है? देखिए, बात यह है कि ज़ाहिर है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका लीडर अगर जेल में हो, तो फिर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी अपनी कोशिश करके उनसे मिल ले जाके। जो भी हम भी यही करते थे मियाँ साहब से, जब मुलाकात हमने कोट लखपत जेल में की है काफ़ी दफ़ा, तो या उससे पहले अटक जेल में, और भी लोग करते रहे। तो वो ज़ाहिर इसी तरह ही होता है कि सब कोशिश करते हैं। बात यह है कि इनकी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, जिस डिसिप्लिन के तहत जो है वो वही लोग आए जिनकी मीटिंग है। अगर आप वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो फिर जाहिर है फिर इसका जो है वो इसकी जिम्मेदारी हमारे पे तो नहीं आती ना, वो तो फिर इनके ऊपर आती है। और जहाँ तक बात रहेगी मुलाकातों की, जो फैमिली की है, वो तो आप देखें ना कि जो अलीमा खान साहिबा है उनके अलावा जो है बाकी सारी फैमिली तो मिलती है। बुशरा बीबी की सारी फैमिली मिलती है, जो बाकी दो बहनें उनको भी इजाज़त दी गई है कि वो भी मिल लें जितनी दफ़ा। सिर्फ अलीमा खान साहिबा सियासी गुफ्तगू करती हैं, वो सियासत करती हैं, वो बाहर आर्टिकल पब्लिश करवाती हैं, वो ये जो सोशल मीडिया कैंपेनें चलवाती हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं प्रोपेल करना चाह रही हैं एज अ पॉलिटिशियन। तो फिर वो ज़ाहिर है अगर आप फैमिली जो है वो मुलाकात करने जा रही है और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, तो ये भी कोई तरीका तो नहीं है ना। नहीं, मतलब फिर अलीमा साहिबा की मुलाकात में रुकावट हुकूमत है या फिर आप समझते हैं कि कोई और? नहीं, मैं तो आपको ये वाली बात बता रहा हूँ ना कि आप मुझे बता दें कि क्या ये अलाउड है किसी प्रिजनर को कि वो कन्विक्टेड प्रिजनर जो है वो इंटरनेशनल जर्नल में आर्टिकल लिखे? ये क्या ये आपके ख्याल में मुनासिब बात है? या वो सोशल मीडिया की कैंपेनें चलाए, एक्स की पोस्ट करे? अब वो कौन कर रहा है? वो ये जो है अलीमा खान साहिबा उसके अंदर मुलव्वस है, इसलिए इनको मुलाकात करने जाती है तो मसाइल होते हैं, बाकी बहनों को नहीं होते।
लेकिन अब ऐसे ही आपको याद होगा कि आजम स्वाति साहब वो इसी हाउस के अपर हाउस के जो वो रुकन भी रहे हैं। अब वो उन्होंने एक बयान दिया था कि आरिफ अलवी साहब बाहर आएंगे तो शायद मुज़ाकरात भी हों, कोई बातचीत का आगाज़ भी हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ऐसी कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं अफनान साहब? देखिए मेरे तो कान पक गए हैं ये बात सुन के, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट कर ले मुज़ाकरात, मतलब ये किन लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई। आगे से आपको जवाब नहीं मिल रहा, आप चुप करके बैठ जाओ, आप बार बार एक ही बात किए जा रहे हो मतलब कोई हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। और बात यह है कि एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आप कहते हैं कि जी हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, इसका मतलब आपकी जमहूरियत में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, आपका तो अपनी जाती पावर ग्रैब में इंटरेस्ट है कि मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे दोबारा वजीर आजम बनाओ, ये आपका एजेंडा है। वरना तो आप कहें अगर आपका वाकई आप मुल्क को कौम की आपको फिक्र हो और मुस्तकबिल की फिक्र हो तो आप कहेंगे ठीक है जी हमसे ये गलतियां हुई थी, हम आइंदा नहीं करेंगे, हमने 2018 का इलेक्शन चुराया, हम आइंदा नहीं करेंगे और हम जो है चाहते हैं कि मुल्क के अजीम तर मुफाद में आने वाली नस्लों के लिए हम जो है वो ऐसी लेजिस्लेशन करके जाएं कि दोबारा कभी इस मुल्क का इलेक्शन चोरी ना हो। मगर आपके सामने है कहते हैं ये कभी उनके तो मुंह से निकली ना, वो चार्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना चार्टर इकॉनमी की बात करते हैं, बस उनकी यही बात है कि मुझे बाहर निकालो तो मेरी मीटिंग करा दो, तो मुझे ये खाना पहुंचा दो, मुझे ये फैसिलिटी मिल जाए, मुझे जो है वो मैं बाहर कब आऊंगा, मेरे केस खत्म हो जाए, मैं वजीर आजम कब बनूंगा, इससे बाहर आते ही नहीं है वो। अच्छा, लेकिन अब ये जो किनाल्स का मामला है अफनान साहब, वो पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस हो रहा है, करारदादें भी जमा हो रही हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि सदर साहब ने मंजूरी नहीं दी, ज्वाइंट सिटिंग में उन्होंने वाज़ेह तौर पर उस मंसूबे की मुखालफत की है। हुकूमत कह रही है कि नहीं, जरदारी साहब ने मंजूरी दे रखी है। अब इस मामले पर जो पीपल्स पार्टी की लाइन है वो आपके सामने आ चुकी है कि अगर अवाम इसकी मुखालफत कर रही है तो पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। उन्होंने धमकी भी दी है कि वो दोनों जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये किनाल्स का मामले पर पीपल्स पार्टी को आप इत्तेहाद से अलग होते हुए देख रहे हैं, मामला कैसे सुलझेगा? देखिए बात यह है कि ये एहतजाज हो रहा है ज़ाहिर है सिंध में, और एहतजाज पंजाब में भी हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है इसी मामले के ऊपर। तो ज़ाहिर है अब एक जो है वो प्रेशर तो है उधर आवाम का सबके ऊपर, पीपल्स पार्टी का सिंध में है। और ज़ाहिर है अगर पानी का कोई भी मंसूबा अगर हमने बिल्ड करना है तो वो तो कॉन्सेंसस से ही हो सकता है। अगर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो विफाक भी कमज़ोर होगा और वो प्रोजेक्ट भी नहीं होगा। इसकी माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अफ़ाम तफ़हीम से ही चलना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला एमिकेबली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब ये जो एहतजाज की बात होती है, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जब अफनान साहब मुलाजमीन ने एहतजाज किया और उन पर लाठीचार्ज हुई तो हुकूमत मुखालफत भी कर रही थी, वफाकी हुकूमत, आप लोग भी। लेकिन आज लाहौर में जो डॉक्टर्स का एहतजाज है उन पर भी कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है या उनको रोका गया है। तो आप नहीं समझते कि ये एहतजाज उन डॉक्टर्स का राइट है, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए? देखिए पुरअमन एहतजाज कानून के दायरे में रह के करना उनका बिल्कुल राइट है, मगर आप ज़ाहिर है अगर आपने परमिशन नहीं ली हुई, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, तो या आप जो आपको परमिशन मिली है उसके हिसाब से आपका एहतजाज नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर पुलिस जो है वो तो एक्शन लेगी। उनके पास कोई चारा तो नहीं है। बाकी जो लोग हैं वहाँ पे, जो बाकी आवाम भी उधर ही जो घूम रही है वो भी तो आवाम है, तो उनकी भी राइट्स हैं। तो उसको सामने रखते हुए किया, हम बिल्कुल एहतजाज किसी किस्म के एहतजाज के खिलाफ नहीं है, चाहे डॉक्टर करें, किसान करें, कोई भी करे, हम उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। चलें, एक बस आखिरी मुख्तसर सवाल होगा अफनान साहब के, पार्लियामेंट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो दोनों हाउसेज में मौजूद हैं, बाहर भी आपकी मुलाकातें होती हैं। इस वक्त जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि पार्टी के अंदर वाकई खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर जो है वो अलग है, पंजाब अलग है और वफाक अलग है? कोई इतलात हैं आपके पास, कोई मालूमात है? देखिए मैं जो है वो मेरा जितनी मेरी मुलाकातें और जितना मेरा इसके ऊपर है, मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी बहुत फ्रिक्शन तो मौजूद है, लेकिन कोई बहुत मेजर किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ मुझे तो नजर नहीं आता। पीटीआई के अंदर जो है आप मतलब ये बातें हम तो पिछले 1 साल से सुन ही रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। मुझे नहीं क्या कहते हैं वैसे, क्योंकि उनके लोग जो है वो मोर और लेस नेशनल असेंबली में जो थे वो तो सारे इंटैक्ट ही हैं, ये कुछ लोगों के अलावा। तो मुझे जितने मेरी अपनी इंटरेक्शन है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्तकबिल करीब में हो सकता है आगे जाके कोई बन जाए।
चलें, ठीक है। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर अमानुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं केनाल्स के मामले पर, पीपल्स पार्टी क्या पॉलिसी लाइन जो है उसका ऐलान करने जा रही है, और साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि केनाल्स का फ़ैसला किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और शादिया मरी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे शुरू में हमने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी की करारदाद सूबाई असम्बली में हो या फिर कौमी असम्बली में उन्होंने जो करारदाद जमा करवाई थी ख़ासतौर पर केनाल्स के मामले पर, और सिंध के अंदर एहतजाज भी हुए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात के बावजूद हुकूमत ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि जो केनाल्स का मामला है वो किसी सूरत वापस नहीं होगा। जो बिलावल साहब का आज हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का एक जलसा है वो भी आपके सामने है। पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी लाइन भी दे चुकी है। हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया साहबा वक्त निकालने का। इस वक्त मुख्तलिफ आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात या जो हिकमत अमली थी करारदाद के हवाले से या दीगर एहतजाज हो या ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत बज़िद है कि केनाल्स का फ़ैसला किसी सूरत वापस नहीं होगा। आपको क्या लगता है मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क के अंदर जो एक बड़ी तवील तारीख है जमहूरियत की के लिए जिद्दोजहद, जमहूरियत के हुसूल और इस्तेकाम की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बुनियादी किरदार अदा करती आई है जी। आज भी हम डायलॉग को समझते हैं कि जो है वो बहुत जरूरी अमल है किसी भी मसले के हल के लिए, और पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए जी। बड़े बड़े मसाइल का हल मिल सकता है डायलॉग से। हमने कोशिश की है इस हुकूमत को बार बार इस बात को के हवाले से भी उनको समझाएं कि जी ये बहुत बड़ा इशू है, ये कोई आम इशू नहीं है। कालाबाग डैम जैसा मुल्क दुश्मन मंसूबा हो या फिर इस तरह का एक अवाम दुश्मन मंसूबा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसा पिलाई दीवार की तरह इस तरह के मुल्क दुश्मन, फेडरेशन दुश्मन मंसूबों के आगे खड़ी रहेगी। और इससे देखिए हमारी कोई इसमें जिद नहीं है। हुकूमत को समझने की जरूरत है पानी की किल्लत मुल्क के अंदर है। पानी की किल्लत सिर्फ सिंध या बलूचिस्तान में नहीं है, पंजाब के अंदर भी है। और आप पानी मजीद जो प्रोजेक्ट पानी के लिए बनाएंगे उसमें आपको पानी ही चाहिए होगा। तो आप पानी जो मौजूदा सिस्टम में है ही नहीं, जिसकी दुहाई आप दे रहे हैं, जिसकी दुहाई इरसा दे रही है और ये कह रही है कि हम वाटर अकॉर्ड के तहत पानी नहीं दे सकते क्योंकि सिस्टम में पानी नहीं है, तो उस सिस्टम में यकायक पानी कहाँ से आएगा कि आप 6 नहरें बनाएंगे, चोलिस्तान कनाल बनाएंगे, ये पानी कहाँ से आएगा? मतलब हमें इस सादे सिंपल सवाल का कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। और बार बार आप इस बात को दोहरा रहे हैं कि कनाल बनेगी, नहरें बनेगी, आप लोगों के एहसासात, लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। पानी जिंदगी और मौत का इशू है। दरियाए सिंध हमारी एक इस वक्त लाइफ लाइन है। आपको पता है डिक्टेटरशिप में बड़ी ही मैं समझती हूँ कि गलत फैसले जो हुए 1960 में, जो 3 दरिया बेचे गए, फिर जो वर्ल्ड बैंक ने बीच में आके पैसे देकर, फंडिंग देकर और प्रोजेक्ट्स बनवाए, उसके बाद सारा जो इन्हिसार था वो रहे सहे पानी में था। लेकिन फिर बहुत सारी चीजें हुई, मुआहदे हुए, फिर आखिरी मुआहदा 91 का था जिसपे हमारी रिजर्वेशन थी और आज भी टेक्निकल ग्राउंड पे है, लेकिन एक ऑफिशियल मुआहदे के होते हुए आप उसको बार बार तोड़ नहीं सकते। लेकिन और नून लीग को ये होश के नाखून लेने चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे जब वो बज़िद थे कि 91 अकॉर्ड हो। अब जब वो बज़िद हो के 91 अकॉर्ड को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा सकते? हाँ, लेकिन शाजिया साहिबा आपको याद होगा कि जो हुकूमत के साथ आपका मुआहदा उस पर जब अमल दरामद ना हुआ तो उसके बाद इसाक डार की सरबराही में एक कमेटी भी बनी जिस पर मुलाकातें भी आपकी हुई उनसे। ये जो केनाल्स का मामला है इस पर आप करारदाद मंजूर कर चुके हैं, कौमी असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, क्या हुकूमत ने बाज़ाब्ता कोई राब्ता किया है, कोई कमेटी तश्कील दी है? देखिए बिल्कुल 7 तारीख को हम ये रेजोल्यूशन लेकर आए। हमारे अरकान में बहुत तशवीश थी, बहुत कंसर्न थी क्योंकि सिंध असम्बली में आपको पता है ये करारदाद पास हुई है और बल्कि हमारे पंजाब में भी जो ज़ी-शऊर जमहूरियत पसंद लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पंजाब में भी पानी की किल्लत है,
हम किस तरीके से पानी का जस्ट जो शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक सिंध की बात नहीं, आज फरहतुल्लाह बाबर साहब का भी बयान है कि पंजाब के अंदर भी जो चोलिस्तान के लिए पानी निकाला जाए, उसमें पंजाब के पानी का भी जो है उनको तशवीश हो रही है। तो देखिए बात ये ना कि जब पानी नहीं है, ये बुरी बात नहीं है नादिर साहब कि आप गैर आबाद या बंजर इलाकों को हरा करें, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है किसी और के पानी की। नहीं, इस पर राब्ता हुआ है शाजिया साहिबा? इस पर कोई राब्ता हुआ है, कोई कमेटी बनी है? देखिए हमारा उनके साथ एक जो जिसमें चेयरमैन साहब की भी मीटिंग थी, वहां पे भी आपको पता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पानी के इशू को उठाया। उन्होंने बड़ी सीरियस उस वक्त जो उनका कॉन्वर्सेशन थी उसमें उन्होंने बड़ी शिद्दत से इस बात को रखा कि कनाल के मामले पर हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते। और उसके बाद जो 4 अप्रैल का जलसा था उसमें बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली वाज़े मैसेज दिया है कि हम अवाम के सेंटिमेंट्स, अवाम की डिमांड और अवाम की इस वक्त की जो एहतजाज है हम उसके साथ हैं, क्योंकि अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ताकत है। और आज चेयरमैन साहब क्या लाइन देने जा रहे हैं शाजिया साहिबा? हमें इक़्तिदार के कॉरिडोर्स नहीं बल्कि अवाम से अपनी ताकत लेनी है, और यही ताकत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद है। तो आज भी और इससे कबल भी आपको पता है, खैर आज तो एक बड़ा अजीमुशान जलसा आम हो रहा है हैदराबाद में, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब आज खिताब करेंगे और आज वो खिताब पानी के इशू पर करेंगे, अपनी आगे की लाएमल जो है वो बयां करेंगे। आपको पता है 4 अप्रैल से उन्होंने आगाज किया एक बड़ी एक नई जो है इसमें जोश डाला इस पूरी जो हमारी ऑपोजिशन की मूवमेंट चल रही है इस वक्त। तो शाजिया साहिबा, ये केनाल्स मामले पर आप समझती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई बात हो सकती है, फिर वो जरदारी साहब करें या बिलावल साहब? मैं और हम सब तकरीबन आप बशमूल मीडिया के भी हम ये समझने से कासिर हैं कि जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब अपने प्रेसिडेंशियल खिताब जो उनका जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में उसमें बड़ा वाज़े तौर पे वो कहते हैं कि जी मैं बतौर फेडरेशन के नुमाइंदे के, बतौर एक शहरी के, बतौर एक डेमोक्रेट के, मैं कोई भी ऐसे प्रपोजल को सपोर्ट नहीं कर सकता जो यकतरफा हो और जिसकी मुखालफत वाज़े तौर पर फेडरेटिंग यूनिट्स करते नजर आ रहे हों। और उन्होंने कहा ऐसे मंसूबे का प्रपोजल तक वफाकी हुकूमत को नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फौरी तौर पर इससे विड्रॉ करना चाहिए। और जो लोग जरदारी साहब का नाम ले लेकर अपनी सस्ती शोहरत हासिल कर रहे थे, अपनी जो छोटी छोटी दुकानें उन्हें चमका रहे थे, उनकी भी जबाबंदी हुई। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि प्रोपेगेंडा की मशीनरी चली और बार बार जरदारी साहब का जिक्र करते रहे। हम कहते हैं जी कहाँ जरदारी साहब ने आपको ये कह दिया बनाए खुदा ना खास्ता, वो सबूत ले आए, क्योंकि हम तो सबूत ला रहे हैं कि उन्होंने कहा ना बनाए। और उन्होंने भरे पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग के इजलास में कहा, दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के सामने, मीडिया के सामने, वहाँ मौजूद जितने भी उस तकरीब को सुनने वाले थे, टीवी ने नशर किया, अगर वो शख्स खुद ही बता चुका कि जी ये मेरी सोच है, मेरी राय है, तो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का क्या फायदा? ठीक है, तो शाजिया साहिबा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वफाकी हुकूमत मैं ये जानना चाह रहा हूँ शाजिया साहिबा, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, क्या मियाँ साहब से ये मामला पीपल्स पार्टी टेकअप कर सकती है? बिलावल साहब उनसे डायरेक्टली कोई बात कर सकते हैं? देखिए बातचीत जो है वो एक अनऑफिशियली तो इस मामला पे हो भी रही है और कहीं ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स तो रोज मुमकिन नहीं होती, लेकिन फिर भी जो भी फोन कॉन्वर्सेशन होती है, जो भी मुलाकातें होती हैं, चाहे वो किसी भी इशू पर हो, लेकिन उसमें इस वक्त जो कनाल का इशू हमारा है जो बड़ा लेटेस्ट हॉट और बड़ा सीरियस और बड़ा जैसे मैंने कहा कि लाइफ एंड डेथ का इशू है, ये फिर हर जगह हम उठा रहे हैं। और अब इसमें शिद्दत इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि वफाकी हुकूमत हद धर्मी का मुजाहरा कर रही है। अगर वफाकी हुकूमत जो पहले शहबाज शरीफ साहब ने एश्योरेंस दी थी बिलावल साहब को एक मीटिंग में कि हम इस पर बात करके इसका हल निकालेंगे, तो उस एश्योरेंस के बाद तो कोई लचक नहीं आई। तो शाजिया साहब आपको क्या नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि आपका इत्तेहाद चलेगा या नहीं? हमें ये नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत अपने ही इक़्तिदार के खिलाफ काम कर रही है। अच्छा। और कोई भी हुकूमत अगर अवाम के प्रोटेस्ट को, अपने एलाइज के प्रोटेस्ट को, उनकी संगीन ऑपोजिशन को, किसी एक प्रोजेक्ट हो या कितने भी प्रोजेक्ट्स हो, उसके
उसके हवाले से उसको नहीं देख रही है, नहीं रियलाइज कर रही है, नहीं समझ रही है, तो वो अपना नुकसान कर रही है और वो अपने लिए आगे मुश्किलात पैदा कर रही है। देखें जी, हमारा जीना मरना लोगों के साथ है। ठीक है। हमारा जीना मरना इस दरियाई सिंध की बदौलत है। अगर हम खुदा न खास्ता इस पर आज मतलब कोई भी नरमी दिखाएंगे तो ये हमारा, समझे कि हमारे फ्यूचर तबाह करने के मुतरादिफ है। कौन अपना फ्यूचर तबाह करेगा? कोई विजनरी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, कोई सियासी अवामी पार्टी ऐसा नहीं करेगी। ठीक है शादी साहबा, बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहबा, आपने वक्त निकाल। शादिया मरी साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ अनऑफिशियली जो है वो बातचीत हो भी रही है और बाज़ दफ़ा टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी पीपल्स पार्टी ने यह मामला उठाया है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हाल ही में जो इस्लामाबाद में ज़ालाबारी हुई और उससे जो नुकसान हुआ, उसके बाद भी महकमा मौसमियात की जानिब से कुछ प्रिडिक्शन जो है वो सामने आ रही है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। डीजी मेट महर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डीजी साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि उस दिन जो इस्लामाबाद में बारिश हुई, जो ज़ालाबारी हुई, वो पहले से प्रिडिक्शन मौजूद थी? और उसके साथ ये भी बताइएगा कि ये तारीख में पहली मरतबा है या कोई आपके रिकॉर्ड के मुताबिक पहले भी इस्लामाबाद के अंदर ये हो चुका है? अच्छा, मैं आपको ना क्लियर कर दूं, आपका बड़ा मैं मशकूर हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि हम आवाम को बता सकें कि हम किस तरह काम करते हैं। जी। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल का महीना जो होता है, इसकी हम वैसे तो हर महीने के शुरू में मंथली फोरकास्ट हम इशू करते हैं। ठीक है। अप्रैल का महीना जो है वो आंधियों और ये इस तरह के मौसम का है, तो ये एक जो हमने एडवाइजरी फॉर अप्रैल इशू की थी, उसमें ये दिया था कि अप्रैल में आंधी भी आ सकती है, विंड स्टॉर्म भी आ सकते हैं, या इस तरह का फिनोमेना हो सकता है। 2-3 होते हैं। कोई आपका ये अपर एरियाज को इफेक्ट कर रहा होता है, कोई मुल्तान या इन इलाकों को, और कोई नीचे उससे जो सिंध के इलाके हैं उनको भी ये हवाएं जो है इस तरह की चल सकती हैं। उसके बाद जब हमने ये देखा कि जी थोड़ा सा गर्मी का इफेक्ट ज्यादा होता जा रहा है, तो हमें नजर आया कि जी 10 तारीख को कि जी अगला आने वाला हफ्ता जो है, जो 13 से यानी संडे से शुरू होना था, तो संडे से हमने देखा कि जी हीट वेव्स तरह की कुछ बन रहा है इशू। तो हमने ये हीट वेव की, और उसमें हीट वेव की अगले 4-5 दिन की फोरकास्ट दे के हमने उसमें लिखा, क्योंकि जब हीट वेव होगी तो डेफिनेटली प्रेशर लो होता है, काफी ज्यादा लो होता है प्रेशर। हाँ। तो उसके बाद हमने देखा कि जी अगर ये हीट वेव इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो आखिरी दिनों में 4-5 दिन के बाद डस्ट स्टॉर्म या विंड स्टॉर्म या उसके साथ एसोसिएटेड जो होता है ये हो सकता है। लेकिन डीजी साहब, ये तारीख में पहली मरतबा इसकी तस्दीक करेंगे? ये बिल्कुल। मैं आपको और भी एक बात बता दूं, मैं इस पे भी आता हूँ आपके साथ ना। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद 14 तारीख को हमने फिर, जब हमें वाज़ेह हो गया कि जी ये तो 16 तारीख से दोबारा जो है ना ये विंड स्टॉर्म आ जाएगा, तो हमने 14 तारीख को यानी 48 घंटे पहले बता दिया कि जी 16 की शाम को ये आप हमारी एडवाइजरीज पढ़ सकते हैं, जो कि हमने मुख्तलिफ अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इशू की हुई है। अच्छा, उसमें हमने बता दिया कि जी सीवियर किस्म का जो है ना वो हो सकता है तूफान या ये वो। अच्छा, उसके बाद जब ये चीज बन रही थी, हमें पता चल गया था कि जी मुख्तलिफ जगहों पे ये हेलिंग टाइप या जो है ना, हमारे पास एक चाइना ने हमें दिए हुए हैं लाइटनिंग डिटेक्टर। लाइटनिंग डिटेक्टर में हमें दोपहर के बाद नजर आना शुरू हो गया कि ये फॉर्मेशन हो रही है इसका तरह की। अच्छा। तो फिर हमने 3 बजे दोबारा जो है ना एक नौ कास्ट इशू। लेकिन डीजी साहब, ये जो उस दिन हुआ, ऐसी कोई प्रिडिक्शन दोबारा भी मौजूद है? कोई इम्कान है इस तरह की? बिल्कुल इतनी शिद्दत की नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी नहीं हो सकती। अभी आज वेदर बना हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद हल्की बारिश हो जाए, गरज चमक हो, लेकिन वो दोबारा उतनी शिद्दत का नहीं होगा। लेकिन मई में अगर कोई दोबारा बनता है और प्रेशर काफी ज्यादा लो हो जाता है, तो मई के महीने में दोबारा ये हो सकता है। ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती है? ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। लेकिन ये जो खुश्क साली का खदशा आपने जाहिर किया था, वो बताइएगा कि वो कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? किसका? खुश्क साली के हवाले से, ड्राउट के हवाले से। खुश्क साली की भी हमने इशू की हुई है वार्निंग, जिसमें पंजाब के जो है वो
जनूबी इलाके हैं वहाँ पे पानी की काफी कमी है, और सिंध पूरा आपका जो है वो उससे इफेक्ट हो रहा है। और बलोचिस्तान के जो इलाके हैं सिब्बी या ये वो इलाके जिनमें जहाँ पे काश्तकारी होती है, ठीक है। वैसे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द जो है बलोचिस्तान, वहाँ पे भी पानी की कमी है, लेकिन ये एरिया जो है ना जो मैंने आपको बताया है, ये एरिया काफी ज्यादा लेकिन ये जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस अगर आप टेम्परेचर देखें तो मतलब ओवरऑल आपके सामने है जो तब्दीलियां आ रही हैं, इस मरतबा टेम्परेचर किस हद तक जा सकता है? कौन से इलाके हैं जहां पर जो ज़्यादा गर्मी से मुतासर हो सकते हैं? ख़ासतौर पर अगर टेम्परेचर बता दें कि कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जा सकता है? देखें, टेम्परेचर कल का टेम्परेचर अगर मैं बताऊं ना कि सिंध में कल 49 डिग्री सेंटीग्रेड भी था एक जगह पे। ठीक है, ठीक है। सिंध का जो अच्छा, और अप्रैल के महीने में जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यानी जो रिकॉर्ड टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री कम है। तो अगर इसी तरह जैसे टेम्परेचर या जो कुछ भी है, अच्छा ये जो इस तरह की हवाएं चल के, तो वो भी मौसम जब आपके वो यानी एटमॉस्फेयर में डस्ट नहीं होती तो वो भी शुआएं जो है ना आपकी सन रेडिएशन, वो भी काफी टेम्परेचर नहीं। लेकिन डीजी साहब, हीट वेव से कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं आपके तजर्बे के मुताबिक? अभी हीट वेव जो है ना इस वक्त तो सिर्फ सिंध के इलाके मुतासर हो रहे हैं या जनूबी पंजाब के कुछ इलाके थोड़े से हैं। बाकी जो है ना वो अभी तक आप जैसे देख रहे हैं ये हमारे शुमाली पंजाब या अपर एरिया KP के है, वहाँ पे अभी ये हीट वेव नहीं है, हम उसको कह सकते हैं। लेकिन सिंध में भी आज भी टेम्परेचर जो है वो 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। लेकिन जैसे आपने 49 का जिक्र किया डीजी साहब, अगर सूरत हाल और मौसमियाती तब्दीलियां, ये सारी सूरत हाल आपके सामने अगर इसी तरह रहता है माहौल, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कितने तक जाएगा टेम्परेचर? टेम्परेचर तो देखें, मैं आपको बताऊं कि मई के महीने का टेम्परेचर हमारे पास जो अभी तक हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है वो तुर्बत का 54 डिग्री सेंटीग्रेड भी गया है। लेकिन देखें ओवरऑल अगर हम देखें ना ये क्लाइमेट चेंज या जो कुछ भी है, मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो हमारा थ्रेशोल्ड टेम्परेचर था यानी क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि हमने 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होने। ठीक है डीजी साहब, एक मुख्तसरन सिर्फ ये बता दें, जैसे आपने कहा कि मई में शायद इस तरह का इम्कान हो, तो वो भी इस्लामाबाद में ही होगा या बाकी इलाकों में भी आप समझते हैं? वो बाकी इलाकों को भी इफेक्ट करता, मसलन कौन से करता है, बल्कि हमारे जनूबी पंजाब के जो मुल्तान या इसके इलाके जो है ना वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो उनको भी ज्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, वहाँ पर इतनी साइज के जो ओले हैं वो भी पड़ सकते हैं? ओले तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी ओले अगर पड़ेंगे ना तो ये हमारे इसी इलाके जो हमारे हिलीज एरिया है, इस्लामाबाद या बीर सवात, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, इन इलाकों में ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे इतने ज्यादा ओले नहीं पड़ते। चलें, ठीक है डीजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, हेड की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने वाज़ेह सूरत हाल के हवाले से बताया, जो एक परेशानी की सूरत हाल सामने आ रही थी कि शायद आज भी इस्लामाबाद के अंदर या मुख्तलिफ इलाकों में उस तरह की सूरत हाल पैदा हो जो 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में हमने ज़ालाबारी देखी। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया कि हल्की बारिश हो सकती है, उस तरह की सूरत हाल का इम्कान नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।